बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमानुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो। डियर वीवर, आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है फेशियोला। ठीक है, आप सारे लोग जानते हैं कि फेशियोला जो है ये मेंबर ऑफ ट्रिमेटोड या फ्लूक वॉर्म्स है या फ्लैट वॉर्म्स हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि फेशियोला की कौन कौन सी स्पीशी ऐसी है जो ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर सकती है। फिर इसके बाद हम इसका इंटरमीडिएट होस्ट और फाइनल होस्ट को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम इसके लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। फिर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को डिस्क्राइब करेंगे और फिर फाइनली हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस पे जाएंगे कि लैब में हम फेशियोला को किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड पे आप लोग देख सकते हैं वीवर, ये जो फ़ोटो मैंने लगाई है ये फेशियोला हेपेटिका की तस्वीर है। फेशियोला हेपेटिका लार्ज एंड ब्रॉडली फ्लैटेंड वर्म है, यानी डोर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से ये फ्लैट वर्म होता है। As I told you, it is a large and broadly flattened worms, 30 मिलीमीटर लॉन्ग जबकि 15 मिलीमीटर वाइड हो सकता है। फेशियोला की दो स्पीशीज़ ऐसी हैं जो ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करती है। एक फेशियोला हेपेटिका है जिसको हम शीप लिवर फ्लूक या कॉमन लिवर फ्लूक कहते हैं। दूसरी फेशियोला गिगेंटिका है जो बहुत ज़्यादा रेयर स्पीशी है लेकिन फिर भी ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर सकती है और इसको हम लार्ज लिवर फ्लूक कहते हैं क्योंकि इसका जो साइज़ है वो फेशियोला हेपेटिका से बड़ा होता है। और फेशियोला हेपेटिका या फेशियोला गिगेंटिका जो डिजीज़ कॉज करता है उसको हम फेशियोलोसिस कहते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग में हो या एनिमल में हो। फेशियोलोसिस जो है प्राइमरली शीप और अदर रूमिनेंट एनिमल्स जो है उनमें होता है। रूमिनेंट ये एक मैमल्स जो है उनकी एक सब ग्रुप्स है। ये वो वाले एनिमल्स होते हैं जो एक स्पेशल डाइजेशन करते हैं, यानी कि ग्रेजिंग के बाद जब ये फ्री होते हैं तो उस वक्त ये फोर गट या स्टमक के से दोबारा जो है फूड को रिगर्जिटेट करते हैं और दोबारा जो है माउथ में उसको चीव करते हैं अच्छी तरह, फिर दोबारा उसको इनगल्फ करते हैं। तो इस प्रोसेस को रुमिनेशन कहते हैं और इन एनिमल्स को रुमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। और ये मैमल्स में ही एक ग्रुप है, जिस तरह ये सारे जो डोमेस्टिक कैटल्स हैं यानी कि गाय, शीप, भेड़ वगैरह, बकरी, ये सारे जो है ये रुमिनेंट कहलाते हैं। अच्छा, डेफिनेटिव होस्ट जो है जहाँ पे एडल्ट फेशियोला हेपेटिका या फेशियोला गिगेंटिका सर्वाइव करता है वो मेनली शीप और अदर रुमिनेंट है, लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग इन्फेक्ट हो जाए तो ह्यूमन भी डेफिनेटिव होस्ट एक्ट करता है। इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो फ्रेश वाटर स्नेल है। एटलीस्ट 20 स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर स्नेल जो है दे कैन एक्ट एज अ इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ फेशियोला स्पीशीज। अच्छा, लाइफ साइकिल जो है ह्यूमन बीइंग से हम शुरू करते हैं क्योंकि वी आर कंसर्न अबाउट ह्यूमन, एनिमल को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो ह्यूमन बीइंग कैसे इन्फेक्ट होते हैं? ह्यूमन बीइंग इस तरह इन्फेक्ट होता है कि ह्यूमन बीइंग व्हेन ईट वाटर क्रिस ये वाले प्लांट है जो फ्रेश वाटर के करीब ग्रो होते हैं और लोग इसको रॉ फॉर्म में यूज़ करते हैं एज अ सैलेड या एज अ वेजिटेबल। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग आर इन्फेक्टेड व्हेन दे ईट दीज वाटर क्रिस्ट एंड दीज वाटर क्रिस्ट आर कंटामिनेटेड विद द सिस्ट ऑफ द फेशियोला हेपेटिका और फेशियोला गिगेंटिका एंड दैट सिस्ट आर नोन एज मेटासरकेरी। ठीक है, आगे हम जो है डायग्राम्स में डिस्कस करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो वाटर क्रिस है तो दे आर कंटामिनेटेड विद मेटासरकेरी। तो ह्यूमन बीइंग जब इनको इंजेस्ट करते हैं तो ये इनसाइड द ड्यूटेनम मेटासरकेरी जो है वो डिफ्रेंशिएट होता है दूसरे स्टेज ऑफ द लार्वी में, और फिर ये इमेच्योर फ्लूक जो है ये क्या करता है कि ये पेनिट्रेट करता है इंटेस्टिनल वॉल को और माइग्रेट होता है थ्रू लिवर पेरेन्काइमा टू द बाइलरी डक्ट। जो बाइलरी डक्ट है ह्यूमन बीइंग का, ये वहाँ तक पहुँच जाता है और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ये 3 to 4 मंथ में मेच्योर एडल्ट फ्लूक बन जाता है। और एडल्ट फ्लूक आपको पता हो कि ये हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन एक ही वॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो एडल्ट फ्लूक जो है वो क्या करता है कि हेपेटिक बाइलरी डक्ट में एग्स ले आउट करता है और वो एग्स जो है ड्यूडेनम में आते हैं और ड्यूडेनम से वो फीसिस में पास आउट होते हैं। जब ये फीसिस में पास आउट होते हैं तो ये एन एम्ब्रियोनेटेड एग्स होते हैं और ये एग्स जो हैं इसको हम एज अ डायग्नोस्टिक स्टेज
कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो डायग्नोसिस होती है फिशोला हेपेटिका की तो वो इस तरह होती है कि व्हेन वी डिटेक्ट the eggs of the worm into the stool या feces of the infected person। तो ये अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स जब फ्रेश वाटर में पहुंचते हैं तो फ्रेश वाटर इसके लिए एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट है, वहाँ पे ये एम्ब्रियोनेटेड हो जाते हैं, यानी इनके अंदर एम्ब्रियो बन जाता है। और ये एम्ब्रियो जब बाहर आता है तो उसको हम मेरासीडिया कहते हैं, और ये मेरासीडा जो है ये फ्री फ्लोटिंग लार्वी होता है फिशोला हेपेटिका, जो फ्रेश वाटर में वो स्विम करता है। ये जो मेरासीडिया है ये क्या करता है कि मेरासीडिया अटैक करता है टिश्यू ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल को। जब ये स्नेल के अंदर जाता है तो स्नेल जो है वो इसका इंटरमीडिएट होस्ट है, तो स्नेल के अंदर ये इन 3 स्टेजेस से होके जाता है, यानी कि पहले स्पोरोसिस्ट, फिर स्पोरोसिस्ट से रेडियाई, फिर रेडियाई से सरकैरी। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेजेस ऑफ द लार्वी विच आकर इनसाइड द इंटरमीडिएट होस्ट। तो ये एक मेरासीडिया जब स्नेल के अंदर जाता है तो उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और बाहर बहुत सारे सरकैरीज जो है वो बाहर आ जाता है। सरकैरी अगेन फ्री लिविंग स्टेज है लार्वी का। ये जो सरकैरी है ये जाता है और ये जो वाटर क्रिस है उनके साथ अटैच होता है और सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और हम उस सिस्ट को मेटा सरकैरी कहते हैं। तो जब ये वाटर क्रिस जो है ह्यूमन बीइंग यूटिलाइज करता है तो ह्यूमन इन्फेक्ट होता है। नेचर में ये साइकिल रूटीनली एनिमल के बीच और फ्रेश और स्नेल के बीच इस तरह रोटेट होता है, यानी कि शीप और अदर रोमिनेंट, ये जैसे यहाँ पे इन्होंने काऊ की तस्वीर दी है, तो ये इन्फेक्ट होते हैं और इन्वायरमेंट में आते हैं और ये दोबारा इन्फेक्ट होते हैं। तो इसलिए जो फेशियोलोसिस है ये प्राइमरली एनिमल का डिजीज़ है, लेकिन अगर एक्सीडेंटली ह्यूमन बीइंग इन्फेक्ट हो जाए तो ह्यूमन बीइंग भी इन्फेक्ट हो सकता है। अच्छा, ये जो मेटासरकैरी है ये इन्फेक्टिव स्टेज है ह्यूमन बीइंग के लिए, जो वाटर क्रिस पे प्रेजेंट होता है, और ये जो एग है अनएम्ब्रियोनेटेड इनटू द फीसिस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, ये क्या है? ये डायग्नोस्टिक स्टेज है, इसके ज़रिए हम इस डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगी ह्यूमन बीइंग में। इन्फेक्शन इन ह्यूमन हैज़ 2 मेन फेजेस, जो क्लिनिकली एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं और एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा फैक्टर ऐसे हैं जो इसमें हेल्प करता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो लोड ऑफ द वॉर्म्स हैं, कि वॉर्म्स का नंबर कितना है। अगर वॉर्म्स ज़्यादा है तो यूजुअली इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक होता है, सिम्प्टोमेटिक होता है, अदरवाइज वो फिर एसिम्प्टोमेटिक रहता है। अच्छा, पहला स्टेज एक्यूट फेज है, द पीरियड व्हेन द लार्वी फ्लूक इज माइग्रेटिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड थ्रू द लिवर पेरेन्काइमा। ये वो वाला फेज है जब लार्वी जो है वो माइग्रेट करता है इंटेस्टाइन से पेरेन्काइमा ऑफ द लिवर के थ्रू, तो इसको लार्वल माइग्रेशन स्टेज जो है। इस वक्त बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी डिवेलप कर सकता है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी हो रही होती है, क्योंकि जाहिर है लार्वी मूव करता है तो जिन टिश्यू के थ्रू मूव करता है वो टिश्यू डिस्ट्रक्ट होते हैं, और टॉक्सिक या एलर्जिक रिएक्शन भी क्रिएट हो सकता है अगेंस्ट दैट लार्वी। तो इस वक्त पर नॉन स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन है, नोजिया है, वोमिटिंग है, हेपेटोमेगैली हो सकती है, मेलेज हो सकता है, फीवर, कफ या लेबोरेटरी एबनॉर्मेलिटीज़ जैसे इसिनोफिलिया होता है। आप सबको पता होना चाहिए कि वॉर्म्स के अगेंस्ट जो है इसिनोफिल रोल प्ले करता है एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो इसलिए जितने भी वॉर्म इन्फेक्शन हैं उनमें इसिनोफिलिया होता है, पर्टिकुलरली जब वॉर्म्स टिश्यू से माइग्रेट कर रहा होता है तो उस स्टेज पे इसिनोफिलिया स्ट्राइकिंग फीचर होता है। ठीक है, एलिवेटेड ट्रांस अमाइनेज लेवल में डेवलप, यानी जो ट्रांस अमाइनेजेस है जो लिवर के एंजाइम्स हैं जैसे ASP है, ALT है, तो वो भी एलिवेट हो सकते हैं, उनका लेवल भी इंक्रीज हो सकता है बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेरेन्काइमल सेल ऑफ द लिवर। अच्छा, ओकेजनली जो लार्वल फ्लूक्स है ये माइग्रेशन के दौरान गलती करता है, तो लंग, सबक्यूटेनियस टिश्यू, पेनक्रियास, आई, ब्रेन या दूसरे टिश्यू में भी माइग्रेट होके जा सकता है, और उन टिश्यू में जाके फिर वहाँ के इन्फेक्शन कॉज करता है और वहाँ के सिम्टम्स फिर अपीयर होते हैं। जैसे ब्रेन में हो तो CNS
सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स अपीयर होंगे, आई में होगा तो फिर ज़ाहिर है रेटिनोपैथी होगी तो उसकी तरह सिम्टम्स अपीयर होंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि लार्वी जो है वो कहाँ माइग्रेट कर गया है। दूसरा फेज़ क्रोनिक फेज़ है विच इज़ यूजुअली डेवलप्ड मंथ टू ईयर पोस्ट एक्सपोजर, यानी इन्फेक्शन के बाद कई महीनों या कई सालों के बाद ये स्टेज आ जाता है। वो भी डिपेंड करता है कि अगर जो इन्फेक्शन है इट हैज़ बीन लेफ्ट अनट्रीटेड फॉर सेवरल टाइम, तो जाहिर है फिर उस वक्त अगर क्रोनिक स्टेज जो है वो सिम्टोमेटिक हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन या ब्लॉकेज ऑफ द बाइल डक्ट और द गॉल ब्लैडर होती है। जिस तरह कोलेंजाइटिस यानी कि जो इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाइलरी ट्रैक है या बाइल डक्ट है उसकी तरह की सिचुएशन हो सकती है, या कोलिसिस्टाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर जो है इस तरह की क्लिनिकल कंडीशन हो सकती है। और फिर वो डिपेंड करता है कोलेंजाइटिस या कोलिसिस्टाइटिस में जो कॉमन सिम्टम्स हैं, यानी जॉइंटिस हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है उसमें, और उसके साथ साथ जो है नोज़िया और वोमिटिंग भी हो सकते हैं। और कोलेंजाइटिस और कोलिसिस्टाइटिस में क्ले कलर स्टूल्स होते हैं क्योंकि जो गॉल जूस है वो ऊपर से नीचे नहीं आता, इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लॉकेज हो जाता है, तो स्टूल का जो कलर है वो पेल क्ले लाइक कलर हो जाता है। कभी कभी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियास भी हो सकता है, यानी कि पेनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है सीवियर कंडीशंस में। और फिर जाहिर है जो पेनक्रियाटाइटिस के साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं तो फिर वो वाले सिम्टम्स भी पेशेंट में अपीयर होते हैं। अच्छा, लैब डायग्नोसिस के लिए सबसे अहम बात यह है कि एग्स कैन बी डिटेक्टेड बाय लाइट माइक्रोस्कोपी ड्यूरिंग द क्रोनिक फेज ऑफ द इन्फेक्शन, यानी कि जो क्रोनिक फेज है उसमें हम एग डिटेक्ट कर सकते हैं इन द फीसिस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। एक्यूट फेज में एग नहीं आते क्योंकि एक्यूट फेज जो है वो लार्वी के साथ एसोसिएटेड है, उस वक्त वो इमेच्योर फ्लूक होता है, लार्वल स्टेज में होता है, तो वो मूव कर रहा होता है लिवर और इंटेस्टाइन इनके थ्रू, तो इसलिए उस स्टेजेस में आप एग्स नहीं दे सकते। दो के इन्फेक्शन होता है, साइन सिम्टम्स भी अपीयर होते हैं एक्यूट स्टेज के, लेकिन उस वक्त अभी जो वो जो फ्लूक है ये मैच्योर नहीं हुआ होता, तो इसलिए इसके जो एग्स हैं वो फीसिस में आप नहीं दे सकते। Eggs can be recovered from stool or material obtained by duodenal or biliary drainage or aspiration, यानी कि अगर कुछ कंडीशन में ब्लॉकेज हो जाए और स्टूल में जो है एग्स नहीं आती तो उस वक्त फिर ड्यूडेनल या बाइलरी एस्पायरेशन या जो है ड्रेनेज भी हो सकता है, जो इन्वेजिव प्रोसीजर है और इन कंडीशन में क्लिनिकली किए जाते हैं। फिशुला हेपेटिका और फिशुला गिगेंटिका एग्स आर मॉर्फोलॉजिकली इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी कि आप इन दो स्पीशीज़ के एग्स एक दूसरे से माइक्रोस्कोपिकली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसलिए जब हम रिपोर्ट करेंगे तो हम एग ऑफ फिशुला स्पीशीज़ लिखेंगे। एडल्ट फ्लूक में बी डिटेक्टेड विद एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी, ये एक प्रोसीजर है, तो इस प्रोसीजर के थ्रू हम एडल्ट फ्लू को भी डिटेक्ट कर सकते हैं इन द बाइलरी ट्रैक और इन द गॉल ब्लैडर। माइग्रेटिंग लार्वल फ्लूक में भी डिटेक्टेड इन हिस्टोलॉजिकल सेक्शन, जिस वक्त लार्वी माइग्रेट कर रहा होता है अगर उस वक्त बायोप्सी ली जाए तो फिर हिस्टोपैथोलॉजिकली भी आप जो लार्वी है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं इनसाइड द लेबोरेटरी। अच्छा, जो एग है, एग ऑफ फिशुला स्पीशीज़ कैसे होते हैं? येलो टू लाइट ब्राउन इन कलर होते हैं, ये आप दोनों पिक्चर देख सकते हैं। एलिप्सोइडियल होते हैं इन शेप। एलिप्सोइडियल इन शेप का मतलब ये आप जो वाटरमेलन देख रहे हैं नीचे जो मैंने ये पिक्चर दिया है, एलिप्सोइडियल ओवल और राउंड के बीच का एक मैथमेटिकल शेप होता है। तो मैंने सोचा कि डिफाइन करने से बेहतर है मैं आपके लिए उसका एक एग्जाम्पल लगा लूँ। तो ये एक एलिप्सोडियल शेप है, बल्कि टिपिकल एलिप्सोडियल शेप इस तरह होता है। तो जो एग्स ऑफ फिशुला है वो भी इसी तरह होते हैं। इनडिस्टिंक्ट अपर्क्यूलेटेड, यानी कि इसके एक एंड पे अपर्क्यूलम प्रेजेंट होता है। अपर्क्यूलम एक लिड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं, यानी जिस तरह बोतल या किसी भी चीज़ का लिड होता है ना, जिसको आप खोलते हैं और बंद करते हैं, तो अपर्क्यूलम इसको कहते हैं, लिड लाइक स्ट्रक्चर को। तो इनडिस्टिंक्ट अपर्क्यूलम का मतलब ये है कि ये अपर्क्यूलम जो है इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक शेप नहीं होती जो आप दूसरों से इसको डिफ्रेंशिएट कर ले, क्योंकि ट्रेमाटोड जितने भी है
शिस्टोसोम के अलावा इन सब के एग्स जो है वो अपरक्यूलेटेड होते हैं एक एंड पे। तो इसलिए ये जो इनडिस्टिंक्ट अपरक्यूलेटेड का वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसके अपरक्यूलम को आप दूसरे ट्रेमाटोड के अपरक्यूलम से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इन द माइक्रोस्कोप। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि येलो टू ब्राउन एलिप्सोडियल एग्स होते हैं, अपरक्यूलेटेड होते हैं एंड आर पास्ड अनएम्ब्रियोनेटेड इनटू द फीसिस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, अनएम्ब्रियोनेटेड यानी कि इसके अंदर कोई एम्ब्रियो नहीं बना होता। फेशियोला स्पीशीज एग्स कैन बी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट फ्रॉम फेशियोलॉप्सिस बस्की। फेशियोलॉप्सिस बस्की हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, ये एक और ट्रेमाटोड है। तो इसके एग्स और फेशियोला के स्पीशीज के एग बिल्कुल सिमिलर होते हैं, इसलिए अक्सर ये रिकमेंडेड होता है कि आप रिपोर्ट करें कि एग्स आर ऑफन रिपोर्टेड एज फेशियोला/फेशियोलॉप्सिस एग्स ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल ओवरलैप, क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकली इतने ज़्यादा सिमिलर होते हैं कि आप श्योरली नहीं कह सकते हैं कि ये फेशियोला के एग्स हैं या फेशियोलॉप्सिस के एग हैं। ठीक है, फेशियोला और फेशियोलॉप्सिस बस की, तो ये फेशियोलॉप्सिस के एग है या फेशियोला के एग है। तो इसलिए रिपोर्ट में आप फेशियोला/फेशियोलॉप्सिस भी लिख सकते हैं, बल्कि लिखना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एंटीबॉडी डिटेक्शन भी यूज़फुल होती है कुछ कंडीशन में, पार्टिकुलरली जो एक्यूट फेज है, चूँकि उस वक्त एग्स नहीं आते स्टूल में। सो एंटीबॉडी टू फेशियोला में बिकम डिटेक्टेबल आफ्टर 2 to 4 वीक्स आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ इन्फेक्शन। उस वक्त एग्स प्रोडक्शन ऑफ कोर्स नहीं होती, क्योंकि 3 to 4 मंथ चाहिए होते हैं लार्वी को एडल्ट फ्लूक में मैच्योर होने के लिए। तो एंटीबॉडी डिटेक्शन एक्यूट फेज में हमें हेल्प आउट करती है इन द डायग्नोसिस ऑफ द फेशियोला हेपेटिका इन्फेक्शन या फेशियोलॉप्सिस। और सीरोलॉजिकल टेस्टिंग कैन आल्सो बी ऑफ वैल्यू फॉर द केसेस ऑफ क्रोनिक फेशियोला इन्फेक्शन, यानी कि वो वाले क्रोनिक इन्फेक्शन जिसमें जो एग्स है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो अक्सर आप फीसिस में मिस कर देते हैं। तो उन केसेस में भी आप सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस या एंटीबॉडी डिटेक्शन को जो है यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, जहां एक्टोपिक इन्फेक्शन हो, यानी लिवर के बजाय एडल्ट फ्लूक किसी और ऑर्गन ऑफ द बॉडी में चला जाए, तो उस वक्त एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड होती है अगेंस्ट फेशियोला स्पीशीज़। तो उस वक्त इन एंटीबॉडी को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशंस है तो देन यू कैन राइट मी ऑन khurramtalvi@gmail.com। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको हिट करें। फ़ी अमानिल्लाह।